बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रिजवान आप सबको वायरम सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। एस्टिमेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैंने सोचा आपको मटेरियल की क्वालिटी के बारे में बता दूँ कि किस तरह हम फील्ड में मटेरियल की क्वालिटी को फ़ौरन मालूम कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम अब बढ़ते हैं अपनी आज के लेक्चर की तरफ। बेसिकली फ़ील्ड टेस्ट जो है वो हमने फील्ड में मालूम करना होता है कि आपके पास मटेरियल फील्ड पे फ़ौरन आया है, आपने चेक करना है कि क्या ये हमारा मटेरियल ठीक है या नहीं। तो हमारे पास वैसे टेस्ट के दो मेथड होते हैं, एक लैब टेस्ट होता है, एक फील्ड टेस्ट। लैब टेस्ट जो बेसिकली है उसके लिए एक लैब का प्रॉपर मशीनरी का स्टैंडर्ड का होना ज़रूरी है। ये एक लेंथी प्रोसेस होता है जिसमें आपके लिए मशीनरी भी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉस्ट भी है, लेकिन ये एक्यूरेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लेकिन हम अब लैब टेस्ट की तरफ नहीं जा रहे, हम फील्ड टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो फील्ड टेस्ट में बेसिकली हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे सीमेंट के मतलब, सैंड के मतलब, क्रश के मतलब, ब्रिक्स के मतलब और स्टील के मतलब। सबसे पहले हम चेक करना अगर हो हमें कि सीमेंट हमारा फील्ड में कि ठीक है या नहीं, तो सबसे पहले इसके मुख्तलिफ कुछ टेस्ट हैं। उसमें सबसे पहला आपने चेक करना है सीमेंट जब भी आपके पास आएगा कि आपने उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक कर लेंगे। अगर तो आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर 90 डेज़ तक है कि 90 डेज़ से एक्सीड ना किया हो, उससे ज़्यादा ना हुए हो, तो वो ठीक है आपका। अगर तो 90 डेज से मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा हो गया है तो आप वो सीमेंट यूज़ नहीं करें। उसके बाद सेकंड है कि आप कुछ थोड़ा सा सीमेंट अपनी फिंगर्स पर लें और उसको थोड़ा मसल के चेक करें, पिंच करके चेक करें। अगर तो आप रब करने से आपको फीलिंग स्मूथ, मतलब कि आपको स्मूथ फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका सीमेंट ओके है। अगर तो आपको रफ फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मिलावट हुई है किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल सैंड की। क्यों रफ फीलिंग होगी? क्योंकि हमें पता है कि सैंड की फ्रिक्शन ज़्यादा होती है सीमेंट की निस्बत से। उसके बाद थर्ड आपका ये चेक कर सकते हैं, आपके बैग को खोलें, उसमें चेक करें लम्स कहीं पर ढेलियाँ तो नहीं बनी हुई। अगर तो उसमें ढेलियाँ बनी हुई हैं तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस, मॉइस्चर वगैरह उसने एब्जॉर्ब किया है, तो वो आपने सीमेंट यूज़ नहीं करना। फोर्थ टेस्ट है फ्लोट टेस्ट। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा सीमेंट फेंक दें। अगर तो और उसको शेक करें सीमेंट डालने के बाद। अगर तो आपका सीमेंट जो है वो फ्लोट नहीं करता, नीचे जाके बैठ जाता है, तो आपका सीमेंट ओके है। अगर तो वो फ्लोट करता रहता है तो वो आपका सीमेंट ठीक नहीं होगा। और लास्ट में है हैंड इंसर्शन मेथड। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने सीमेंट का बैग खोलना है और उसमें हैंड डाल के चेक करना है। अगर तो आपको फीलिंग कूल, आपको ठंडक महसूस हो, तो इसका मतलब है कि आपका सीमेंट ओके है। बेसिकली ठंडक महसूस कब होगी? क्योंकि आपका जो सीमेंट है वो उसमें हाइड्रेशन का प्रोसेस नहीं हुआ होगा। आपने अमूमन देखा होगा जब सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो उसमें से हीट एवॉल्व होती है, क्योंकि एक सीमेंट और पानी का जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, उसमें हीट आपकी निकलेगी तो वो आपको वार्म फीलिंग देगा। अगर तो आपको कूल फीलिंग दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई हाइड्रेशन का प्रोसेस नहीं हुआ और आपका सीमेंट ओके है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मटेरियल सैंड की तरफ। इसमें सबसे पहले आपने सेम प्रोसेस उसी तरह एक गिलास पानी लेना है, उसमें सैंड को ऐड करना है और उसको शेक करना है 1 से 2 मिनट के लिए। आप देखेंगे क्योंकि सैंड जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो सेटल डाउन हो जाती है। अगर तो सैंड के अलावा कोई और मटेरियल उसमें मौजूद होगा तो वो एक अलग से लेयर बना देगा पानी में ऊपर, तो इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि सैंड में किसी और चीज़ की मिलावट है। फॉर एग्जांपल क्ले होगी, अगर क्ले होगी तो वो ऊपर एक मिट्टी की ब्राउनिश टाइप की कलर बना देगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी सैंड में क्ले की मिलावट हुई है, तो आपने उसको डिस्पोज कर देना है। क्योंकि क्ले अगर आपकी सैंड में होगी तो वो जब हम सीमेंट के साथ बॉन्ड बनाने में वीकनेस पैदा कर सकती है। उसके अलावा आपने पेमेंट तो सैंड की है, तो वो 1 सैकड़ा या 100 क्यूबिक फुट में आप सैंड ले रहे हैं, तो उसके अंदर अगर उसने मिलावट किसी और चीज़ की है तो आपका पैसे
ज़ाया की, उसके अलावा स्ट्रेंथ ज़ाया की। सेकंड मेथड है हमारा कि इसमें भी आपने क्या करना है, एक पिंच चुटकी भर थोड़ी सी सैंड लें और टेस्ट करें। अगर तो आपको इसके साल्टी टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी सैंड में साल्ट मौजूद है, और जो कि सैंड के अंदर साल्ट का मौजूद होना बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि साल्ट जो है वो बहुत डेंजरस है, वो स्टील की करोजन में हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर स्टील करोड होगा तो आपका मटेरियल फ्लॉप और पूरा स्ट्रक्चर फ्लॉप होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड है कि आप विजुअली उसको देखें सैंड को, अगर उसका कलर स्टेन्ड है, जंग आलूद टाइप का कलर है उसका, तो इसका मतलब है कि आपकी रेत में जो है वो कोई अर्थी मटेरियल पाए जा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपके सैंड का कलर ग्रेश टाइप होता है, अगर वो आपका जंग आलूद स्टेन्ड कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई अर्थी मटेरियल, ज़मीन का कोई ना कोई मटेरियल मौजूद है। अब हमारा थर्ड मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, वो है क्रश। ठीक है, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स में बेसिकली आपने सबसे पहले चेक करना है कि उसका शेप और साइज़ के बारे में। आपका अगर एग्रीगेट एक जैसे शेप का है, फॉर एग्जांपल कि वो राउंड शेप का है और सारा क्रश ही आपका राउंड शेप में है, तो वो अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा। आपका जो एग्रीगेट है, क्रश है, वो डिफरेंट साइज़ में होना चाहिए, डिफरेंट एंगुलर होना चाहिए। ठीक है, एंगुलर सबसे अच्छा होता है और उसका डिफरेंट साइज़ होना चाहिए, क्योंकि जितने डिफरेंट साइज़ और एंगुलर होगा वो आपस में एक दूसरे से अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। उसके अलावा आपका सरफेस एरिया डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग होगी सीमेंट के साथ। ठीक है, जितना स्मॉल साइज़ होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा। नंबर थर्ड पे हमने कैसे चेक करना है कि कोर्स और फाइन एग्रीगेट के बारे में अगर फ़र्क चेक करना हो तो ये MCQs भी आता है। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब इसमें हमने सीव एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, इसमें आपने एग्रीगेट अगर आपका 4.75 mm या नंबर 4 सीव से पास कर जाए तो वो आपका फाइन एग्रीगेट होता है, और अगर रिटेन ऊपर ही रह जाए तो उसको हम कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। और नंबर फोर्थ जो है हमारा इसका लास्ट जो टेस्ट है वो हार्डनेस टेस्ट होता है। हार्डनेस टेस्ट बेसिकली आपने चेक करना होता है कि आपका मटेरियल कितना हार्ड है। इसके लिए आपने स्क्रैच करना होता है, आपने स्क्रैच करना है किसी एक हार्ड मटेरियल से। अगर तो उस मटेरियल आपके क्रश के ऊपर लाइन या कोई मार्क निशान पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका मटेरियल हार्ड नहीं है। नंबर फोर्थ हमारा जो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल में यूज़ होता है वो है ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, ब्रिक का टेस्ट कैसे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक के टेस्ट के लिए सबसे पहला टेस्ट में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास ब्रिक्स आती हैं फील्ड में, तो आपने क्या करना है कि इस ब्रिक्स को, किसी एक ब्रिक को रैंडमली कोई बीच में से 1 या 2 ब्रिक्स उठाएं, उसको 6 फीट की हाइट तक ले जाएं, 6 फीट की हाइट से उसको छोड़ दें। अगर तो वो नीचे गिरने से टूट जाती है तो आपकी ब्रिक अच्छी नहीं है। सेकंड टेस्ट क्या है आपका कि आपने 2 ब्रिक्स लेनी है और उनको आपस में हिट करना है। हिट करने से अगर तो वो एक सॉलिड रिंग टाइप साउंड प्रोड्यूस करती हैं तो वो अच्छी रिंग्स हैं, अगर तो वो फेंट हल्की सी मध्यम सी साउंड प्रोड्यूस करती हैं तो वो आपकी अच्छी नहीं है ब्रिक्स। थर्ड पे अब हमारा ब्रिक में आपने क्या करना है, ब्रिक को आप देखें, उसको जब बनाते हैं, जो भी आप जहाँ से किलन से पट्टे से लेके आते हैं, उसका यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, ब्रिक को आपने तोड़ना है 2 पीसेस में, उसमें चेक करना है कि कहीं पर बीच में कोई पत्थर वगैरह या कोई खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस तो नहीं रहेगी हुई। अगर तो एम्प्टी स्पेस होगी तो उसकी यकीनन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी उस वजह से। तो आपने उसको तोड़ के चेक करना है कि उसके अंदर क्ले जो है जिससे मटेरियल से वो बनी हुई है कि वो यूनिफॉर्म है या नहीं। उसके अलावा उसकी ब्रिक की आपने डायमेंशन चेक करनी है कि वो भी यूनिफॉर्म है या नहीं। ये ना हो कि किसी साइड से शार्प हो, किसी साइड से राउंड हो, किसी साइड से डिमेंशन उसकी कम हो, किसी साइड से डिमेंशन ज़्यादा हो। तो यूनिफॉर्म डिमेंशन होना बहुत ज़रूरी है।
नंबर 4 है जो टेस्ट है, इसके लिए ये 4 और 5 जो टेस्ट है ये एक दिन का टेस्ट है, थोड़ा सा लेंथी है। अगर तो आपके पास फील्ड में आपको ब्रिक्स यकीनन आपने चाल बनानी होती है मिस्त्री की, उसको एडवांस में कुछ वर्क्स देना होता है और एडवांस में मटेरियल 1 से 2 दिन 1 दिन पहले आपने लाना होता है, तो आप ये टेस्ट भी फील्ड पे आराम से कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस मौजूद होता है फील्ड पे। तो आपने क्या करना है कि 4th वाले टेस्ट में आपने ब्रिक को एक डिब्बा ले लें या एक कैन ले लें, उसके अंदर जितनी भी आप ब्रिक्स हैं उसमें रैंडमली कोई सी 2 या 4 ब्रिक्स उठा के उसमें डाल दें। ठीक है, उसमें डाल के आपने क्या करना है कि 24 आवर्स के लिए आपने छोड़ देना है। 24 आवर के लिए छोड़ने के बाद आपने उसको निकाल लेना है। अगर तो उसके ऊपर वाइटिश शो हो जाएगा तो उसका मतलब है कि साल्ट उसके ऊपर अपीयर होना शुरू हो गया और उस प्रोसेस को हम एफ्लोरोसेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रिक अच्छी नहीं है। उसके बाद आपका सेम इसी तरह प्रोसीजर में आपने पानी में 24 आवर्स के लिए सोक कर देनी है अपनी ब्रिक और उसको फिर निकाल लेना है। आपने क्या करना है, सोक करने से पहले ब्रिक का वज़न करना था और फिर 24 घंटे के बाद जब आपने ब्रिक निकाल लिया है फिर अगेन दोबारा वेट कर लें। ठीक है, और इस तरह फिर अब्जॉर्प्शन उसकी पानी की चेक करें कि क्या उसने पानी कितना अब्जॉर्ब किया है। तो उसका फार्मूला होता है परसेंटेज अब्जॉर्प्शन का W1 जो आपने वेट किया था बिफोर सोकिंग पानी में डालने से पहले हीट का, माइनस कर दें W2 जो आपने निकाला है वेट उसका जब आपने पानी से बाहर निकाली है ईंट को, तो उसने कितने परसेंट मतलब कि कितना उसका वेट हो गया पानी के साथ W2 होगा, उसको डिवाइड कर देना है W1 से ही मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपकी परसेंटेज एब्जॉर्प्शन दे देगा। अगर तो आपकी परसेंटेज एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा है तो वो आपकी ब्रिक अच्छी नहीं होगी। 15 से 20% ओके होती है आपकी। और लास्ट में हमारे पास जो है स्टील का मटेरियल है। स्टील के मटेरियल में आप किस तरह चेक कर सकते हैं। स्टील का मटेरियल आपका वैसे तो लैब टेस्ट इसका UTM टेस्ट होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें आप चेक कर सकते हैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। तो बेसिकली फील्ड में आप चेक कर सकते हैं इस तरह कि आप अगर आपकी जो स्टील की एक लेंथ होती है वो 12 मीटर की होती है या फिर 40 फीट इसकी एक लेंथ होती है। आपने इसको ऐसे करना है कि 3 बार्स कट कर लें 1-1 मीटर की। ठीक है, आपने मेजरिंग टेप से पैमाइश कर लें तो आप 1-1 मीटर की उसमें से बार को कट कर लें। लेकिन एक हो सकता है आप एक शुरू से कट करें, एक मिड से कट कर लें और एक एंड से कट कर लें। ठीक है, और फिर आप इसका आपको फार्मूला ये दिया हुआ है D² 161.5, ये आपको दे देगा किलोग्राम पर मीटर में उस बार का वेट। D जो है वो आपका डायमीटर है बार का mm आपको पता होगा कि आपने जब डिमांड की है स्टील की तो वो आपने कितने mm की मंगवाई है स्टील। फॉर एग्जांपल आपने नंबर 4 बार मंगवाई है तो इसका mm में आपका नंबर 4 बार का मतलब होता है 12.5 mm, क्योंकि ये आधे इंच की होती है नंबर 4 बार। तो नंबर 4 बार 12.5 mm बनता है। 12.5 mm अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा तो मैं आपको बता रहा था कि नंबर 4 अगर बार हो, नंबर 4 का मतलब होता है कि आपकी बार जो है वो हाफ इंच की है और हाफ इंच में आपके 1 इंच में आपके 25 mm होता है। अब हाफ इंच है तो इसका मतलब 12.5 mm की बार होगी। अगर हम 12.5 डायमीटर पुट कर दें और 161.5 करें तो इसका आंसर आता है 0.967 kg पर मीटर। इसका मतलब है कि आपने जब वो बार को कट किया है तो आपका वेट आपने करना है, वेट आपका 0.967 kg पर मीटर आना चाहिए तीनों बार का। अगर तो आपकी हो सकता है आपने 3 बार कट की हुई थी 1 मीटर की, पहले वाले की आपकी 0.967 आ गया तो ओके है, लेकिन सेकंड और थर्ड का कोई और आंसर आ रहा है, कम आ रहा है 0.6 या 0.7 आ रहा है,
तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंपनी बनाने वाली है स्टील जहाँ से आपने परचेज़ किया, तो उनकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उनकी कार्बन कंटेंट उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपका स्टील एक अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक जैसा स्टील थ्रू आउट नहीं है। उसके अलावा आप सेकंड चेक आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जो स्टील मंगवाया है, परचेज़ किया है, तो उसके ऊपर लेबल होता है, आपने लेबल चेक करना है कि वो कौन से मेथड से बना हुआ है, टीएमटी मेथड है, कोल्ड मेथड है या किस मेथड से है। उसके अलावा आपने उसका ग्रेड भी चेक कर लेना है, देखना है कि कौन से ग्रेड का है, 40 ग्रेड का है या 60 ग्रेड का। और एक जो लास्ट हमारा वाटर है, वाटर भी एक मटेरियल है क्योंकि बाइंडिंग में आपका वाटर यूज़ हो रहा होता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि क्लीन वाटर यूज़ करना है, कोई नदी नाले का पानी या कोई इस तरह का पानी इम्प्योर पानी यूज़ नहीं करना, क्योंकि मे भी चांसेस हैं अगर आप इम्प्योर वाटर यूज़ करेंगे तो उतनी स्ट्रेंथ या कंक्रीट आपकी ना दे, मे भी वो रिएक्शन भी कर सकती है स्टील के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।